हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट विथ अशोका चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रोहित मिश्रा और आपको हिंदी की श्रृंखला में टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट के लिए मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला अपने वीडियोज़ के माध्यम से हल करा रहा हूं। तो आप सभी को सर्वप्रथम तो मैं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। नव संवत्सर हमारा आज आरंभ हो रहा है, तो एक बार फिर से हमारे इस चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, इस हिंदी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, रीतिकाल का आज जो श्रृंखला लेकर मैं आया हूँ, भाग 13 प्रश्नों की श्रृंखला, आज इन सभी प्रश्नों को मैं अपनी इस वीडियो में हल कराऊंगा। तो आप सभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जुड़े हुए, इसलिए आपको मैं अपनी हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके कमेंट्स आते हैं, जो मैं वीडियो जो आपको शेयर देता हूँ या फिर बनाता हूँ इस महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर, तो इन सभी वीडियोज़ को आप अपने जो भी मित्र हों उनको शेयर करिए, ताकि उनको भी महत्वपूर्ण इस टॉपिक से मदद मिल सके अपने आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। तो इस नव संवत्सर पर हम आज अपने इस रीतिकाल टॉपिक से कुछ प्रश्नों की श्रृंखला को हल करेंगे। तो आप सभी बिल्कुल तैयार हो जाइए और जो भी प्रश्नों को मैं हल करा रहा हूँ उनकी व्याख्या पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि व्याख्याएं किस तरह से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। प्रत्येक प्रश्न से 2-4 प्रश्न जरूर बनते हैं, तो इसलिए प्रश्नों को ध्यान से सुनिए और उससे ज़्यादा उनके व्याख्याओं को समझिए। आप नोट्स बनाइए, वीडियोज़ के माध्यम से अध्ययन करिए। जो कोई कमियाँ हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य सूचित करें। तो इस सीरीज में पहला प्रश्न जो आज मैं आपको हल कराने वाला हूँ, आइए देख लेते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न है इसमें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? तो हिंदी के ये प्रसिद्ध आलोचक हैं आपके एवं निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कवि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कवि को, जो ये केशव दास जी जो हैं, इनको कवि हृदय नहीं मिला था, क्योंकि रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, छंदमाला तथा जहांगीर, जसचंद्रिका, ये सभी आप जानते हैं कि ये केशव दास की रचनाओं का संग्रह माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो आप जानते हैं कि जो भूषण है ये रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं और रीतिकालीन साहित्य को प्रवृत्ति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया था। तो पहला तो आप जानते हैं कि इसमें रीति जो आते हैं रीतिबद्ध काव्यधारा है, दूसरी रीति सिद्ध काव्यधारा इसकी गणना की जाती, तीसरी रीति मुक्त काव्यधारा आती हैं। रीति मुक्त काव्यधारा ये जो थी, ये 3 थी सीरीज थी। इसमें रीति मुक्त काव्यधारा रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत अगर बात करें रीतिबद्ध काव्यधारा में, तो रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत काव्य सिद्धांतों के निरूपण के लिए रचित लक्षण ग्रंथ आते हैं और इनके रचयिता आचार्य कवि कहलाते हैं। रीतिबद्ध काव्य विशुद्ध रूप से काव्य शास्त्रीय है। तो इस तरीके से आपको जो रीतिबद्ध काव्य मिलते हैं, तो रीतिबद्ध काव्यों में आपको विशुद्ध रूप से सिर्फ काव्य शास्त्रीय है। भूषण, देव, मतिराम, केशव, पद्माकर, श्रीपति, ये सभी आपके रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। भूषण ने शिवाजी के आश्रय में रहकर शिवराज भूषण, शिवा बावनी तथा छत्रसाल दशक नामक ग्रंथों की रचना की थी। शिवराज भूषण की बात करें तो इसमें 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। घनानंद, आलम, बोधा एवं ठाकुर रीतिमुक्त काव्यधारा तथा कविवर बिहारी रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कालिदास हजारा की रचना किसने की है? तो कालिदास हजारा की रचना आप जानते हैं कि कालिदास ने किया है। और कालिदास हजारा हुआ वार बधु विनोद, जंजीरा बंद, राधा माधव बुध, मिलन विनोद नामक मुक्तक काव्य ग्रंथ रीतिकालीन कवि कालिदास त्रिवेदी द्वारा रचित है। कविकुल, कल्पतरु, रसविलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश आदि चिंतामणि की रचनाएं हैं। सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, इस्कलता, यमुना यश, प्रीति पावस आदि घनानंद की रचनाएं हैं। ठीक है, सुजान सागर के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं कि सुजान सागर के लेखक घनानंद हैं, क्योंकि इनकी प्रिया थी घनानंद, वो सुजान, तो उन्हीं के आधार पर इनकी रचनाओं में सुजान शब्द की पुनरावृत्ति ज़्यादा देखने को मिलती है और उसी से प्रभावित होकर इन्होंने लिखा। सुजान सागर जो है ये घनानंद की रचना है। सुजान सागर रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा, कौन? रीतिमुक्त काव्यधारा के सर्वप्रमुख कवि तथा रस की साक्षात मूर्ति घनानंद की रचना है। विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्लरी तथा कृपाकांड घनानंद की अन्य रचनाओं में गिने जाते हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा के अन्य कवि की बात करें तो इसमें आलम जो हैं ने माधवानंद कामकंदला तथा आलम केली नामक काल ग्रंथों की रचना की। किसने?
जो आलम कवि हैं इन्होंने माधवानंद, कामदंकला तथा आलम केली नामक काल ग्रंथों की रचना की। विरहवारिस तथा इश्कनामा ये दोनों रचनाएं बोधा की हैं। कौन कौन? विरहवारिस तथा इश्कनामा ये बोधा की रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको हम बीच बीच में अन्य प्रश्नों को भी हल कराते हैं। तो एक प्रश्न है, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से एक फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई थी, उसके टीकाकार कौन है? फिर से प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से एक फारसी भाषा में टीका लिखी गई थी, इसके टीकाकार कौन है? आनंदलाल शर्मा। आनंदलाल शर्मा। रीतिकालीन कवि बिहारी लाल की अमर कृति सतसई पर ये जो फारसी भाषा में फिरंगे सतसई उस पर एक टीका लिखी गई थी, इसको लिखने वाले थे आनंदलाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टयाम किसकी रचना है? तो आप जानते हैं कि अष्टयाम जो है भाव विलास, प्रेम तरंग, कुश विलास, जाति विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन जिसको शब्द रसायन भी कहते हैं, देव शतक तथा देव माया प्रपंच रीतिकालीन कवि देव की रचनाएं हैं। जगत विनोद, पद्माभरण, हिम्मती, बहादुर, विरुदावली, गंगा लहरी और विरुदावली आदि पद्माकर की रचनाओं में गिने जाते हैं। शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक भूषण की रचनाओं में माने जाते हैं। कवित्त रत्नाकर एवं काव्य कल्पद्रुम सेनापति जो हैं उनकी द्वारा रचित। कौन कौन? कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम ये सेनापति के द्वारा रचित ग्रंथ माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करें तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो आप जानते हैं कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र शाह ने प्रताप को इसको प्रदान की थी। तो रीतिकालीन कवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने प्रदान की थी। कानपुर के समीप एक तिरुवापुर नामक स्थान में जन्मे थे ये रत्नाकर त्रिपाठी। ये जो भूषण थे ये रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र थे और रीतिकाल के दो प्रसिद्ध कवियों जिसमें मतीराम एवं चिंतामणि के सगे भाई थे ये। ठीक है, वीर रस के कवि भूषण ने शिवाजी के आश्रय में रहकर शिवराज भूषण एवं शिवा बावनी की रचनाएं की थी। वीर रस के जो कवि भूषण थे इन्होंने शिवाजी के ही आश्रय में रह करके कौन सी दो रचनाएं की थी? शिवराज भूषण एवं शिवा बावनी की रचना की थी। छत्रसाल की प्रशस्ति में भूषण ने छत्रसाल दशक की रचना की थी, ये बात आप ध्यान रखें। गंगा लहरी किसकी रचना है? तो आप जानते हैं कि गंगा लहरी ये आपकी पद्माकर की रचना है। नवरसों तथा अलंकारों का सफल निरूपण करने वाले रीतिकालीन कवि पद्माकर ने गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, जगत विनोद, पद्मभूषण, विरुदावली आदि ग्रंथों की रचना की। श्रृंगार निरूपक रीति कवि मतीराम ने ललित ललाम, रसराज, साहित्यसार, सतसई, अलंकार पंचाशिका आदि की रचना की। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि ठाकुर ने ठाकुर ठसक एवं ठाकुर शतक की रचना की। और विरहवारिस और इश्कनामा बोधा की कृतियां ये आप जानते ही हैं। विरहवारिस किसकी रचना है? मैंने आपको बता ही दिया कि विरहवारिस और इश्कनामा रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि बोधा की रचनाएं हैं। कौन कौन? विरहवारिस और इश्कनामा। विरहवारिस किसकी रचना है? बोधा की है। तो विरहवारिस जो है और इश्कनामा ये रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि बोधा की रचनाएं हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा के अन्य कवियों की बात करें तो आलम ने श्याम सनेही और आलम केली, माधवानंद कामकंदला एवं सुदामा चरित की रचना की। आलम की रचना जो विरहवारिस, माधवानंद कामकंदला भी प्रसिद्ध प्रेम कथा पर लिखा गया प्रबंध काव्य और इश्कनामा प्रेम पर लिखे गए मुक्तकों का संग्रह माना जाता है। ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक ठाकुर द्वारा रचित काव्य संग्रह माने जाते हैं। तो भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? तो भाषा भूषण के रचनाकार जो है आपके इसमें भूषक लिखा हुआ है लेकिन भाषा भूषण होगा वो। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? वो जसवंत सिंह जी हैं। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो भाषा भूषण आनंद विलास, सिद्धांत बोधा, सिद्धांतकार, अनुभव प्रकाश, अपरोक्ष सिद्धांत, स्फुट छंद तथा प्रबोध चंद्रोदय जो एक नाटक है के रचनाकार रीतिकालीन कवि जसवंत सिंह है। भाषा भूषण अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ है। ये जो है ये आपका जो है ये अलंकारों का एक बात करें तो पाठ्य ग्रंथ माना जाता है। ललित ललाम, मतीराम, सतसई, रसराज, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी मतीराम की और शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश भूषण की तथा कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रस विलास, छंद विचार, चिंतामणि की रचनाओं में मानी जाती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हम आपको कुछ प्रश्नों की श्रृंखला को और हल करा रहे हैं कि जाति विलास के रचयिता कौन है? तो जाति विलास के रचयिता देवजी माने जाते हैं। कौन है? जाति विलास के रचयिता देवजी माने जाते हैं। जात विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, प्रेम तरंग, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका आदि रीतिकालीन कवि देव की रचनाएं हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, अलंकार प्रकाश, छत्रसाल दशक आदि भूषण की रचनाएं हैं।
काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदार्णव, रस सारांश भिखारी दास की तथा ललित ललाम, वृत्त कौमुदी, रसराज आदि मतीराम की रचनाएं मानी जाती हैं। रीतिकाल के रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? तो देखिए, इसको तो हम आपको बताएंगे, कुछ आपको और एक्स्ट्रा प्रश्नों को हल कराते हैं। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो वो है रामचंद्रिका। रीतिकालीन कवि आचार्य केशव दास द्वारा राम कथा पर लिखे गए महाकाव्य रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, विज्ञान गीता एवं जहांगीर जसचंद्रिका आदि रचनाएं आचार्य केशव की रचनाएं हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की तथा रामचरितमानस तुलसीदास की रचनाएं हैं। कुछ पंक्तियां हैं, कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको प्रश्नों को हल कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियां ठाकुर की हैं। फिर एक नेक्स्ट है, इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। क्या पंक्ति है कि इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। तो आप जानते हैं कि रीतिकाल में ब्रजभाषा का प्रभुत्व था, तो वही बात बता रहे हैं कि ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। तो वो हैं घनानंद जी हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा के श्रृंगारी कवि घनानंद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही लिखा था कि इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में कोई और कवि समर्थ नहीं हुआ। 1689 में कायस्थ परिवार में जन्मे थे घनानंद जी। दिल्ली के एक बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ ये मीर मुंशी थे। घनानंद के सुजान सागरथ, लोकसार, विरह लीला, कृपाकांड तथा रस किल्लीवली नामक ग्रंथों की रचना इन्होंने की है। और पंक्तियों की बात करें इनकी, तो नैनन नचाई कहो मुस्काई, लला फिर आइयो खेलन होरी। नैनन नचाई कहो मुस्काई, लला फिर आइयो होलन खेरी। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पद्माकर की पंक्तियां हैं। नैन नचाई कहो मुस्काई, लला फिर आइयो खेलन होरी, ये आप जानते हैं कि रीतिकालीन कवि पद्माकर द्वारा रचित है। बांदा में इनका जन्म। पद्माकर ने हिम्मत बहादुरी, बिरदावली, प्रताप सिंह बिरुदावली, कली पच्चीसी, जगत विनोद, पद्माभरण, प्रपोत पचासा एवं गंगा लहरी नामक कृतियों की रचना की थी। तो इस तरीके से पद्माकर जी का जो जन्म है वो बांदा में हुआ था। पद्माकर ने हिम्मत बहादुरी, बिरदावली, प्रताप शाही, बिरदावली, कली पच्चीसी, जगत विनोद, पद्माभरण, प्रपोत पचासा एवं गंगा लहरी नामक कृतियों की रचना की थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कई क्वेश्चन एक बार पूछा जाता है। रीतिकाल की रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, तो रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि बिहारी जी माने जाते हैं। काव्य रीति के आधार पर हिंदी साहित्य के रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया। रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त में वर्गीकृत किया गया। कविवर बिहारी रीतिकाल के रीतिसिद्ध काव्यधारा के एक प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। बिहारी ने अपनी एकमात्र रचना बिहारी सतसई में रीति का पूरा उपयोग किया है। केशव, भिखारी दास, चिंतामणि, मतीराम देव, रसलीन ग्वाल आदि ये रीतिबद्ध काव्यधारा के तथा घनानंद घनानंद बोधा आलम एवं ठाकुर ये रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। भिखारी दास किसकी रचना है? आप जानते हैं, मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन बताया था नेक्स्ट क्वेश्चन के कि भिखारी दास जो रचना है ये काव्य निर्णय के हैं। तो रीतिकाल के सर्वांग विवेचक कवियों में आचार्य भिखारी दास का नाम अग्रणी है। भिखारी दास द्वारा रचित 7 ग्रंथ हैं। काव्य निर्णय, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्ण पिंगल, शब्दनाम कोश, विष्णु पुराण, भाषा एवं शतरंज शतिका, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। कौन? चिंतामणि। इसी तरीके से आगे चलते हैं तो रीतिकाल में किस रस के ग्रंथ या साहित्य में सर्वाधिक लिखे गए हैं? तो आप ये जानते हैं श्रृंगार। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा इसके बारे में कि श्रृंगार रस के उदाहरण जितनी अधिक मात्रा में रीतिकाल जो समय था 1700 से 1900 में लिखे गए हैं, उतने संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए हैं। इस काल के कवि राजाओं और रईसों के आश्रय में रहते थे। मनोरंजन और कला विलास का वातावरण स्वाभाविक था। ऐसे वातावरण में लिखा गया साहित्य अधिकतर श्रृंगार मूलक और कला व चित्र से युक्त होता था। इस काल में केशव, चिंतामणि, देव, बिहारी, मतीराम, भूषण, घनानंद, पद्माकर आदि ये बहुत लब्ध प्रतिष्ठित कवि हुए और इस तरीके से आवृत काल में श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। ठीक है, तो मैं आपको रीतिबद्ध काव्यधारा में कुछ कथन बताता हूँ, आप वो याद रखिएगा कि आचार्य केशवदास रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि नहीं हैं। आचार्य केशव रीति निरूपक अलंकारवादी आचार्य हैं। इन्होंने रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला जैसे लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि जो घनानंद, बोधा, ठाकुर एवं आलम है। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों को आचार्य कहा जाता है। बिहारी रीतिसिद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं। इनको बिहारी सतसई नामक कृति की रचना की है। इन्होंने सिर्फ एक रचना करके ही पूर्व में ख्याति अर्जित कर ली।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य चिंतामणि को माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशव दास को न मानकर चिंतामणि को माना है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का नाम या रीतिकाल का प्रारंभ चिंतामणिकृत रसविलास से माना है। काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार, काव्य प्रकाश चिंतामणि की अन्य कृतियां हैं। ललित ललाम, वृत्त कौमुदी, अलंकार पचासा आदि मतिराम की रचना है। सतसई बिहारी की तथा रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, छंदमाला आदि केशवदास की रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो जो इसमें पूछा जाता है कि जो क्वेश्चन होता है इसमें कुछ पंक्तियों में आते हैं प्रश्न, तो उस पंक्तियों को मैं आपको हल कराने का पूरा प्रयास करता हूं। तो आइए देखिए, इसमें आपको मत दी उसमें पेपर जब आएगा तो आपको कुछ पंक्तियां दी रहती हैं और उसमें लिखा रहता है कि लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोही तो मेरे कवित्व बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचयिता का क्या नाम है? तो मैं आपको बता दूं कि लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोही तो मेरे कवित्व बनावत, ये घनानंद की पंक्तियां हैं और ये रीतिमुक्त धारा के श्रृंगारी कवि माने जाते हैं। और इस तरीके से सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, कृपाकांड तथा रसकिल्ली वली घनानंद की रचनाएं हैं। आलम भी रीतिमुक्त स्वच्छंदतावादी के कवि हैं। आलम के लिए आलम की प्रमुख रचना है श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, कवि कल्पद्रुम और श्रृंगार चालीसा द्विजदेव की रचनाएं मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवित रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो कवित रत्नाकर के रचयिता जो है आपके सेनापति हैं। तो कवित रत्नाकर तथा काव्य कल्पद्रुम नामक कृतियों के रचयिता रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि सेनापति हैं। और घनानंद की रचनाओं की बात करें तो सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, कृपाकांड तथा रसकिल्ली वरी हैं। प्रिय प्रवास, रसकलश, वैदेही वनवास आदि के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। उद्धव शतक, गंगा अवतरण, हमीर हट, श्रृंगार लहरी, दीप प्रकाश, हिंडोला आदि जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो शिवा बावनी के रचनाकार भूषण जी हैं। अलंकार प्रकाश, छंद हृदय प्रकाश आदि रीतकालीन कवि भूषण की रचनाएं हैं। आलम के लिए आलम की रचना है। घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं? तो आप जानते हैं कि घनानंद की जो कृतियां हैं वो ब्रिज भाषा में है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि जो एक प्रश्न है कि देव कवि किस जिले के थे? तो देव कवि जो थे वो आपके इटावा जिले के थे। महाकवि देव रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में हैं। ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम देवदत्त था और इनकी प्रमुख रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास, सुख सागर, तरंग अष्टयाम आदि हैं। अगर मैं आपसे पूछूं घनानंद की कृतियां किस भाषा में, तो आप बताएंगे घनानंद की कृतियां ब्रिज भाषा में, क्योंकि रीतिकाल के कवियों की बात करें तो रीतिकाल में जो कवि हुए अधिकतर उनकी भाषा ब्रिज भाषा ही प्रभुत्व रहा रीतिकाल में और श्रृंगार रस प्रधान था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी को हम आपको हल कराएंगे। तो आइए देख लेते हैं कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं। तो बिहारी सतसई में दोहों की संख्या 719 मानी जाती है। तो बिहारी सतसई में वस्तुतः 713 दोहे हैं, किंतु किसी विद्वान ने 719 और किसी ने 723 दोहा माना है। तो इस तरीके से आपको कुछ और प्रश्नों की श्रृंखला में हल करता हूँ। ब्रिज भाषा आधुनिक कालीन के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो आप जानते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। आधुनिक ब्रिज भाषा कवियों में रत्नाकर जी को मूर्धन स्थान प्राप्त है। प्रौढ़ और चित्रमय ब्रिज भाषा के प्रयोग में ये रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों के समकक्ष हैं। उद्धव शतक, ये गंगा अवतरण, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, हिंडोला आदि इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ माने जाते हैं। एक रचना है कविप्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। तो आप जानते हैं कि कविप्रिया के रचनाकार केशवदास जी हैं। कविप्रिया के रचनाकार केशवदास जी हैं। कौन है कविप्रिया के रचनाकार? केशवदास जी हैं। तो इस तरीके से शिवराज भूषण के रचयिता कौन है मान लीजिए पूछ लेता है, तो आप बता सकते हैं कि शिवराज भूषण के रचयिता भूषण जी हैं। ठीक है, महाकवि भूषण की अगर रचना कोई एक पूछे तो आप बता लेंगे जी, छत्रसाल दशक है। और रचनाओं की बात करें तो छत्रसाल दशक जो है महाकवि भूषण की रचना, और रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चिदम्बरा किसकी है? सुमित्रानंद पंत का काव्य संग्रह है, इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। दीपशिखा किसकी रचना है? महादेवी का काव्य संग्रह माना जाता है। दीपशिखा किसके काव्य संग्रह है? तो दीपशिखा महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह माना जाता है। तो रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि रीतकालीन काव्य कवियों की जो काव्य भाषा थी वो ब्रिज भाषा थी। और आधुनिक काल की तथा अवधि भक्ति काल की राम भक्ति काव्यधारा की काव्य भाषा थी। तो रीतिकाल के कवि पूछ लेता है कि रीतिकालीन के जो आपके रीतिकाल के उस कोई कवि नाम बताइए जिसने वीर रस में भी रचनाएं की। तो आप प्रसिद्ध है, आप विदित है, आप जानते हैं महाकवि भूषण। इन्होंने बहुत श्रृंगार रस
आप रीतिकाल में वीरतापूर्ण रचनाओं के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो आप सभी जानते हैं कि जो बिहारी सतसई है वो आपका ब्रिज भाषा में है। और बिहारी रीतिकाल के रीतिसिद्ध काव्य कवि माने जाते हैं। अवधी भाषा में बात करें तो रामचरितमानस तथा साकेत, प्रियप्रवास व कामायनी खड़ी बोली के प्रमुख महाकाव्य माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सुजान शब्द का प्रयोग किस कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो सुजान शब्द का जो प्रयोग हो घनानंद की कविता में सर्वाधिक हुआ है, क्योंकि आप उनकी प्रेमिका थी वो आप जानते हैं। घनानंद रीतिकाल के रीतिमुक्त कवियों में इनकी गणना की जाती है तथा सुजान हित प्रबंध, वियोग वेली, स्कलता, सुजान सागर आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ मानी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं पूछूं तो आप जानते ही हैं कि काव्य निर्णय की रचना किसने की? भिखारी दास ने की। रस रहस्य की रचना किसने की है? तो रस रहस्य की रचना आप जानते हैं कि कुलपति मिश्र ने की है। रस विलास की रचना किसने की है? चिंतामणि ने की है। ठीक है, और इस तरीके से आप ये सब चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप देख रहे हैं कि रीतिकालीन साहित्य में किस काव्य शास्त्रीय परंपरा का सर्वाधिक प्रभाव मिलता है? तो इस तरीके से आपको मैं एक क्वेश्चन और हल करवाता हूँ, पहले आप उसको देखिए कि किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। तो 3-4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से आपको छांटना रहता है। तो मैं आपको बता दूं, मतीराम, बिहारी और वृंद ये 3 ऐसे कवि हैं जिन्होंने सतसई की रचना की हुई है। तो रीतिकालीन साहित्य पर किस काव्यशास्त्रीय परंपरा का गहरा असर पड़ा? तो आप जानते हैं वो संस्कृत है। रीतिकालीन साहित्य पर संस्कृत काव्यशास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है। संस्कृत साहित्य शास्त्र के 5 संप्रदाय, संस्कृत साहित्य जो है वो शास्त्र के 5 संप्रदाय रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति व ध्वनि में से अलंकार, रस व ध्वनि के लक्षण व उदाहरण ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर देखें तो संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा को हिंदी में लाने का श्रेय आचार्य केशव को दिया जाता है। किसको? केशव को। संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा को हिंदी में लाने का श्रेय आचार्य केशव को दिया जाता है। रीतिकाल में कवित्व स्वैये के साथ और क्या लिखे गए हैं? तो आप जानते हैं कि रीतिकाल में कवित्व स्वैये के साथ दोहे लिखे गए थे। पूरा रीतिकाल यानी 1700 से 1900 को 3 भागों में बांटा गया। रीतिबद्ध, रीतिमुक्त एवं रीति सिद्ध में विभक्त है। रुबाई एक प्रकार का फारसी छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। तीसरे चरण को छोड़कर सभी में काफिया तुक मिलाया जाता है। ठीक है, रुबाई एक प्रकार का फारसी छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और तीसरे चरण को छोड़कर सभी में काफिया एक तुक होता है वो मिलाया दिया जाता है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको एक क्वेश्चन इसमें देखिए दिया गया, प्रबोध पचासा के रचयिता कौन है? तो आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता पद्माकर जी हैं। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं तथा इनके काव्य में श्रृंगार, भक्ति और वीर तीनों की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। इनकी रचनाओं की बात करूँ तो हिम्मत बहादुर बिरदावली, प्रताप सिंह बिरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, कल्पच्चीसी, राम रसायन, अली जाट प्रकाश हैं, ये सभी पद्माकर जी की रचनाएं मानी जाती हैं। तो इस तरीके से आपको यह है। तो आप एक प्रश्न याद कर लीजिए कि इस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। तो जिन्होंने नहीं की है ये सब चीज़ें डाउटें भरी होती हैं, तो इस प्रश्नों को आप हल करिएगा। और कोई अगर रीतिकाल से संबंधित जो कुछ प्रश्न बनते हैं अभी एक वीडियो में बना के और आपको हल कराऊंगा। तो जो कोई प्रश्न होते हैं आप हमारे कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो अंग दर्पण किस कवि की रचना है? तो अंग दर्पण जो है ये रसलीन की रचना है। 1737 तथा रस प्रबोध इनकी एक रचना थी। 1741 तथा रसलीन की ये काव्य कृतियाँ मानी जाती हैं। श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग 1817 की है। नाना राव, प्रकाश आदि ये बेनी प्रवीण की काव्य कृतियाँ हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो गीत संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ये देखिए, इसके पहले मैं आपको कुछ पंक्ति हैं उनको हल कराऊंगा। पानी पे अपार घन आनंद उकति ओछी, जतुन जुगति जोन कौन पैनपति हैं। ठीक है, पानी पे अपार घन आनंद उकति ओछी, जतन जुगति जोन कौन पैनपति हैं। ये काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है पूछता है। तो आप बताएंगे उक्त काव्यांश में कवि घनानंद कहना चाहता है कि नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति कहावत निकृष्ट यानी निम्न कोटि की है। कवि नायिका के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन करता है। ठीक है, ये चीज बताई गई है। और नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन की तरफ चलें तो इसमें आप देख पाएंगे कि आपको मैं कुछ प्रश्नों की एक श्रृंखला हल करा रहा हूँ। देखिए, कभी कभी पूछ लेता है कि चिंतामणि, महाराजा जसवंत सिंह, देव, भिखारी दास ये क्रम से हैं तो इनका काल क्या है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले गणना आती है चिंतामणि की। 1609 से 1685 ईस्वी तक है इनका जीवन काल। उसके बाद महाराजा जसवंत सिंह की बात करें तो 1628 ईस्वी से 1688 ईस्वी तक है इनका।
अगर देव की बात करें कवि का तो 1673 ईस्वी से 1767 ईस्वी है। भिखारी दास की बात करें तो 1725 ईस्वी से 1760 ईस्वी इनका कविता काल माना गया है। ठीक है, तो इस चीज़ों में आपको ध्यान देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, ये आपको कुछ मैं काव्य ग्रंथ, काव्यकार और विधा तीनों को हल करा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। चंडी चरित एक काव्य ग्रंथ है, इसका काव्यकार गोविंद सिंह जी हैं, विधा इसकी प्रबंध काव्य है। चंडी चरित्र रचनाकार गोविंद सिंह है, विधा प्रबंध काव्य मानी जाती है। सुजान चरित की बात करें तो इसके काव्यकार सूदन जी हैं, विधा प्रबंध काव्य है। रामचरित की बात करें तो सूरति मिश्र है, विधा प्रबंध काव्य है। सुजान हित प्रबंध की बात करें तो घनानंद जी काव्यकार हैं और काव्य ग्रंथ इसकी विधा है। गीत संग्रह के रचनाकार कौन हो तो आप जानते हैं, गीत संग्रह के रचनाकार रसनिधि जी हैं। रसनिधि की अन्य रचनाओं की बात करें तो रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित्व, बारहमासा, रसनीति सागर, हिंडोला, अरिल आदि। रस गोविंद की रचनाएं अगर बात करें, रसिक गोविंद की रचनाएं तो रसिक गोविंदानंद घन होता है, पिंगल रसिक गोविंद, युगल रस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मण चंद्रिका, अष्टेश भाषा, ये इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें तो ये सभी प्रश्न जितने भी थे मैंने आपको हल करा दिया। इसके अतिरिक्त अगर कुछ प्रश्नों की श्रृंखला भी बचती है रीतिकाल में तो नेक्स्ट वीडियो बनाकर मैं आपको उन प्रश्नों की श्रृंखला को भी हल कराऊंगा। तो ये थे, मैं लगभग 20 से 25 प्रश्नों को शामिल करता हूँ एक सीरीज में, और इन प्रश्नों से बनने वाले आपको प्रत्येक प्रश्न 2 से 3 प्रश्न अनिवार्य रूप से बनते हैं और उन प्रश्नों को मैं अपने व्याख्या के पोर्शन से हल कराता हूं। तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब, अपने मित्रों दोस्तों को अवश्य शेयर करें ताकि वो भी इस तैयारी में आपके साथ शामिल हो सकें। तो ऐसे ही पूरी सीरीज को मैं हल करवा रहा हूँ अपनी इस वीडियोज़ के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से, हिंदी को लक्ष्य करके। तो टीजीटी पीजीटी आप सभी तैयारी हमारे इस चैनल के माध्यम से कर ही रहे हैं। तो पूरे एक सीरीज के साथ चल रही है ये प्रक्रिया। तो आप सभी ऐसे वीडियो के माध्यम से जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव देना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से, आप हमसे जुड़े हुए हैं इसलिए बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ऐसे ही तैयारी रहिए। रीतिकाल का अभी एक पार्ट और बाकी है, उस पार्ट के साथ मैं फिर से आपसे मुखातिब हूँगा। तो आप सभी नवरात्रि में माता दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहें, आप सभी नववर्ष की आनंद लें। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रीतिकाल के कुछ अनिवार्य प्रश्नों के साथ। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप करते ही हैं, तो ऐसे ही दोस्तों के साथ शेयर करते रहें और अध्ययन में लगे रहें। फिर मिलते हैं, नमस्कार।